आवाज सी है, स्टार्ट करें। तो पिछले क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें मेनली हमने वर्क डन के बारे में सीखा था। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। आज के क्लास में हम उसके आगे अच्छा, पिछले क्लास में एक और टर्म हमने जो जाना था वो था, हमने फोर्स को दो कैटेगरीज में बांटा था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने बताया कि ऐसे सारे फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ऐसे सारे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और फिर ऐसे सारे फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, ना कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इस डेफिनेशन के बाद और इसमें हमने ये भी सीखा था कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसके लिए हमने एक कंडीशन देखा था, वो कंडीशन अप्लाई करने से हमें पता चलता है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स के बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना था, और आज वहीं से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो ज़्यादा मायने रखता है, उसे हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें याद होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम किसी भी हाइट पे उसे जीरो कंसीडर कर लेते हैं, और उससे ज़्यादा ऊपर जो है mgh, उसका पोटेंशियल लिखने के लिए वहाँ से हाइट h कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है वो h ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे भी जीरो मान सकते हैं, वहाँ से ऊपर हम h, तो मतलब कहाँ पे h जीरो माना इसका कोई रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी h जीरो मान सकते हैं, कोई यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका h जीरो भी कह सकते हैं, इसका h ये भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में क्या है वो मायने नहीं रखता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मायने रखता है, और इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है। तो हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज defined as change in potential energy of a system is defined as negative of work done by इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन है। अब इसमें दो तीन बातें जो ध्यान देने की है, सिस्टम के लिए डिफाइंड है, निगेटिव ऑफ वर्क डन है ऑफ ए इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे स्टेटमेंट को अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, कुछ ऐसा ये इसका डेफिनेशन होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसे आगे समझें। तो एफ डॉट डी आर ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये तो एफ और डी आर में क्या रिलेशन है, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, या फिर डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। अगर हमें फोर्स गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पता करना है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का।
इसके बाद अगर u गिवन है और f पता करना हो तो हम लिखते हैं f इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ऐसा ये अगर फोर्स निकालने का तरीका अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका अगर फोर्स पता है तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो और अगर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हम ये रिलेशन बताएंगे, और अगर फोर्स गिवन है पोटेंशियल एनर्जी पता करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो इस तरीके से, और अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फोर्स पता करना है तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अलग अलग कंपोनेंट्स पता लगा लेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी किसी फोर्स के लिए कैसे डिफाइंड है। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे दो मासेस रहेंगे, अगर ये एक दूसरे से कुछ दूर जाए, है ना, जैसे दो मास है एक दूसरे से कुछ दूर पुल करें इसे, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क डन का निगेटिव, अब एक दूसरे को पुल कर रहा है तो फोर्स लग रहा है इनवर्ड और हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं आउटवर्ड, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निगेटिव है और उसका निगेटिव यानी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम बाहर की तरफ पुल करेंगे। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम नेक्स्ट बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये इक्विलिब्रियम क्या है? तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल यानी ऐसे पार्टिकल जिस पे नेट फोर्स जीरो हो, तो हम कहते हैं इफ नेट फोर्स इज जीरो ऑन ए पार्टिकल then it is in इक्विलिब्रियम, है ना। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो हम कह देते हैं कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ हमने आर बनाया या पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाया, यूनिडायमेंशनल फोर्स इस पे लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें इस ग्राफ से बताना है कि इसका फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स, और यहां हमें वो फोर्स से रिलेट करना है। हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी एक्स होगा। यहां फोर्स यूनिडायमेंशनल फोर्स है, मैं यहां लिख भी दूं, फोर्स इज यूनिडायमेंशनल, एक ही डायमेंशन का है इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दोनों अब रिलेटेड है, एक ग्राफ पता है तो दूसरा ग्राफ पता करना हमें आना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो पहले तो इसे कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें, है ना। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रखते हैं, देखते हैं कि कैसा ग्राफ बने। तो यहां देखें डी यू बाई डी एक्स यानी u वर्सेस x जो ग्राफ है, u वर्सेस x ग्राफ का जो स्लोप है उसका निगेटिव फोर्स है। यहां पे u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप देखें, यहां u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, निगेटिव है यानी उसका निगेटिव पॉजिटिव आएगा, यानी यहां फोर्स पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे इस पॉइंट के पास गए स्लोप जीरो हो गया यानी फोर्स भी जीरो हो गया, यानी फोर्स पॉजिटिव से शुरू हुआ और जीरो हो गया।
धीरे धीरे ग्रेजुअली ये 0 हो गया। इस पार्ट में स्लोप यहां तक पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पीछे ये नेगेटिव है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा और फोर्स यहां नेगेटिव। स्लोप बढ़ता गया, फोर्स नेगेटिव में बढ़ता गया, कुछ ऐसा। यहां पे आए स्लोप 0 हो गया, यानी फोर्स फिर से एक बार 0 हो गया। इसका मतलब ये बढ़ते बढ़ते ये आके 0 हो गया। इसके बाद यहां से स्लोप वापस देख रहे हैं नेगेटिव हो रहा है, स्लोप नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव हो गया और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा ग्राफ है तो अब हम एक चीज देखें, 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां फोर्स 0 है, यानी ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो है इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट और इक्विलिब्रियम है ये पॉइंट। सिमिलरली अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है तो यही वो भी पॉइंट है, यानी u वर्सेस x कर्व का जहां पे स्लोप 0 है वो इक्विलिब्रियम है और f वर्सेस x कर्व का जहां फोर्स 0 है वो इक्विलिब्रियम है, यानी ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम होगा और ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये दोनों पॉइंट में एक बेसिक डिफरेंस है, वो समझें क्या है बेसिक डिफरेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है, अब देखें यहां से जहां फोर्स 0 है, यहां से पीछे जाएं तो फोर्स पॉजिटिव है, यानी फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, इधर की तरफ, और यहां से आगे जाएं तो फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, इधर की तरफ। यानी ऐसे फोर्स अगर हम पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करें तो वो फोर्स ऐसा लगेगा जैसे कि वो पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए, वापस अपने ही पोजीशन को गेन करने के लिए फोर्स लग रहा है। इसे कह देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जब ऐसा फोर्स लगे रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर उसी को कह सकते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, या तो रीस्टोरिंग फोर्स हो या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, दोनों ही एक ही चीज है, तो फिर जो इक्विलिब्रियम आता है उसका एक खास नाम देते हैं, उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसकी बात करें, यहां पे यहां से थोड़ा आगे मूव करे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो फोर्स भी पॉजिटिव है, यानी बाहर की तरफ लगा, और यहां से थोड़ा नेगेटिव आया तो फोर्स भी नेगेटिव है, यानी इधर की तरफ लगा। यानी अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर या उधर मूव करें तो हम दूर ही जाते जाएंगे, वापस इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल है, यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है। तो ऐसा सिचुएशन हो तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक ऐसा जैसे एक सरफेस यहाँ है और यहाँ पे एक बॉल को मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ, एक पॉइंट पे बैलेंस तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इधर या उधर हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां से कम ही होना चाहेगा और लुढ़क के नीचे आ जाएगा। ठीक ऐसा सिचुएशन यहाँ पे, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह के ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, स्टेबल और अनस्टेबल। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें तो हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए कि सबसे पहले F तो 0 होना ही चाहिए, हाँ, और दूसरी बात ये होना चाहिए कि यहां फोर्स का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, यानी dF बाय dx नेगेटिव हो, या फिर इसी को कह लें, इसी को, और ये चीज मिनिमम होना चाहिए, यानी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो मिनिमम होगा। या फिर ऐसे देख लें कि F इक्वल्स टू था माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, डेल F बाय डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय
डेल एक्स स्क्वायर। तो ये चीज अगर नेगेटिव है तो इस चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक माइनस का साइन है, ऐसा। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स जीरो होना जरूरी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ एंड ये या ये लिखा है, दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग टर्म में कहने का तरीका है, इन दोनों में से कोई है, एक है तो दूसरा है ही सही, तो फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसके अलावा हम देखें एक और टर्म होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है, यहां आ जाते हैं फिर से। फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, एंड फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए। दूसरा क्या, फोर्स का एक्स के साथ स्लोप यानी डी एफ बाई डी एक्स, ये यहां स्लोप क्या हो, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डी एफ बाई डी एक्स ये पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर इसी को हम लिखना चाहें किसके टर्म में, u के टर्म में, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए, या डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर शुड बी नेगेटिव। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम है, तो दोनों के कंडीशन लिख लिए। एक और तरीके का इक्विलिब्रियम आता है और इसे कह देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम के लिए पहला कंडीशन हमने जो देखा था कि फोर्स जीरो होना चाहिए, ये तो है ही सही, एंड और क्या होना चाहिए, तो हमने डी एफ बाई डी एक्स को निगेटिव होते देख लिया, पॉजिटिव होते देख लिया, अब एक ही चीज बच रहा है कि जीरो हो जाए। तो हमने आगे लिखा ये डी एफ बाई डी एक्स जीरो हो जाए, या फिर इसी को कह लें डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमने बेसिकली तीन तरह के इक्विलिब्रियम देखे। इक्विलिब्रियम क्या है ये समझा, पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो तो उस पार्टिकल को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद इसे पढ़ा, और फिर तीन अलग अलग तरह के ये इक्विलिब्रियम देखा। अब हम अलग अलग कंडीशंस में बता सकते हैं कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम में है तो कैसा इक्विलिब्रियम है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं, और क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ये क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग केस है, ए बी सी डी ई एफ। हर केस में हमें बताना है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमें ये भी बताना है इक्विलिब्रियम में है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो सारे केस पे कमेंट करना चाहिए हमें कि ए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, मतलब एक फ्लैट सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, ये कर्व्ड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी कर्व्ड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग में एक मास लगा के और इसे रखा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है पर इसमें एक वेलोसिटी है, और ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस हैं, हमें बताना है कि ये जो मास है, ये मून या ये मास, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, वो ब्लॉक, ये इसमें से कौन कौन इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर कोई इक्विलिब्रियम में है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है। तीन तरह के इक्विलिब्रियम जो बताए गए, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो ये बताने हैं। फटाफट इसका आंसर करें, फिर मैं इस पे डिस्कस करता हूं। तो चले देखें, हाँ, तो सबसे पहला ये इक्विलिब्रियम में है पर इसे थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, तब भी अलग जगह पे जाके भी ये इक्विलिब्रियम में ही रह जाता, इस पे अभी भी नेट फोर्स ना लगता। इसका मतलब
ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये इक्विलिब्रियम है पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। पहले का आंसर आ गया। अगर इसे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो इसी तरफ आता, इधर डिस्प्लेस करते तो इसी तरफ आता। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स है। ऐसे भी देखे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है और स्टेबल है। यहां पे अगर थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते तो दूसरी तरफ ही जाता, यानी कभी ये अपने पोजीशन को रिस्टोर ना कर पाता। और हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी देखें तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। 3 हमने देख लिया, अब आगे देखें। नेक्स्ट ये, अब इसे थोड़ा सा यहां पे पेंडुलम को लाते तो भी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता। रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये भी इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस पे नजर डालते हैं। कई बार, बहुत बार ये वेलोसिटी देख के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है, पर वो गलत होगा। इक्विलिब्रियम के लिए हमने बताया था नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब आते हैं यहां पे मून पे। मून की स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। हर टाइम इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो एक फोर्स लग रहा है ना, तो नेट फोर्स 0 तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नॉट इन इक्विलिब्रियम। हाँ, नॉट इन इक्विलिब्रियम। होपफुली आपके सारे पार्ट सही होंगे, है ना, सब ठीक तरीके से जज किया होगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है, कौन सा नहीं है। हम एक इक्विलिब्रियम के और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दो एटम के, दो मॉलिक्यूल के, दो एटम के बीच पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है। द सिस्टम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन। क्या कंडीशन आए कि सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिखे, ये एक बार सॉल्व करना है हमें। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम जानते हैं फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स 0 होने के लिए F इक्वल्स टू माइनस du/dx लिखना चाहिए, और ये लिख के इसे 0 के इक्वल करना चाहिए, और फिर सॉल्व करने से अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ट्राई करें तो ये काम।
तो अब इसे सॉल्व करें, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए वर्क डन बाय कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये देखें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 1 मीटर नीचे आया। इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगा और ये h अगर नीचे आया तो mgh इसका वर्क डन होगा और वो भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, mg और h का डायरेक्शन। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये B पॉइंट के बाद फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ और B पॉइंट से जहां ये रुका ये S डिस्टेंस पे है, पर फ्रिक्शन किधर लेगा, पीछे की तरफ। तो हम इसका वर्क डन हम निगेटिव में कहेंगे। ये निगेटिव में इसलिए कहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स लेगा इसलिए फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट ये आएगा माइनस में, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। कारण भी बताऊं, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। चाहे तो यहां लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0 बिकॉज नॉर्मल acts perpendicular to डिस्प्लेसमेंट। इस कारण से वर्क डन बाय नॉर्मल हमने 0 लिखा। अब चलते हैं आगे, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m वी इनिशियल का स्क्वायर। ध्यान दें कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 है क्योंकि ये बोल रहा है कि कब ये रेस्ट में आ जाएगा, है ना, रुक जाएगा, तो ये 0 ही होना होगा। और इनिशियली भी ये रेस्ट से ही चला था इसलिए RHS पूरा 0 हो गया। इसका मतलब mgh इक्वल्स टू fs इक्वल्स टू f कितना है, म्यू mg इंटू s, ऐसा होगा। यहां लिख दें आगे। इसका मतलब म्यू एम जी एस इक्वल्स टू एम जी एच, एम और एम कैंसिल आउट कर लेते हैं, एस इक्वल्स टू और जी भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो एस इक्वल्स टू एच अपॉन म्यू। एच कितना हमें गिवन है 1, एच है 1 मीटर और म्यू कितना गिवन है 0.2। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर हमारा आंसर। 5 मीटर चलने के बाद ये रुक जाएगा, ऐसा सिचुएशन हमारे साथ होगा। हम चले एक और क्वेश्चन को ध्यान दें जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से हम अप्लाई करें और सीखें कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी दी हुई है बॉडी की। द नेट वर्क डन by the force during its displacement x equals to 0 to x equals to 2। u दे रखा है और हमें वर्क डन बताना है। हम ढूंढने कौन सा आंसर सही है। मैंने इसके लिए 30 सेकेंड का टाइम दिया, ये फटाफट करके हमें बताएंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें वेलोसिटी दे रखा है
वेलोसिटी दे रखा है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहा हूं तो क्यों ना वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर, यानी हाफ एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, यानी हाफ एम कितना है, तो एम दे रखा है 0.5, यानी ये भी 1/2 आ गया इंटू वी फाइनल। तो फाइनली x इक्वल्स टू 2 है, ये x इक्वल्स टू 2 यहां लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u फाइनल यानी v फाइनल आ जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4, यानी 24 प्लस 4 28, 28 का स्क्वायर माइनस u इनिशियल देखो तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 रख दे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 इंटू ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दे तो 28 प्लस 4 ये आ जाएगा 32 इंटू 28 माइनस 4 ये आ जाएगा 24, 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 192 जूल, ये हमारा आंसर रहेगा। अच्छा, ऑप्शन में कहीं गलती से ये लिखा नहीं है तो हम इसे करेक्ट कर लें, कोई भी एक ऑप्शन को ऐसा बना दें 192, फिर हमारा ये सही लगेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसे ही ऑप्शन डी को 192 बना देते हैं, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 192 ऑप्शन में होना था। क्यों ना इसे एक और मेथड से देखा जाए ताकि हम और श्योर शॉर्ट हो जाए। तो अब एक और मेथड देखते हैं और कैसे कर सकते थे। तो U दे रखा है, वर्क डन हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के, क्या तो वैसा भी कर सकते थे। कैसे, तो U दे रखा है हमें, तो U दे रखा है हमारा, या इसे कह ले V दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमारे लिए V इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 4, 3x क्यूब प्लस 4। एक्सीलरेशन अगर पता करें तो ये आता है v dv बाय dx, यानी 3x क्यूब प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। इसका मतलब एक्सीलरेशन आ गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 और प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा ही आएगा 3x की पावर 5, ऐसा ये आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सीलरेशन, जिसे हमने v डी बाई डी एक्स करके पता कर लिया। तो वेलोसिटी यानी 3x स्क्वायर प्लस 4 था, डी बाई डी एक्स इज 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। 9 को बाहर रखा, 3x की पावर 4 और प्लस ओके 9 4 ब्रैकेट में आ गया, सही है। तो अब इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो मास है 0.5, यानी ये आ जाएगा 9/2 इंटू 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। गुड। अब वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दें,
यानी ये 9/2 इंटू 9/2 बाहर रख ले, 3 x की पावर 5 dx 0 से 2 प्लस 4 x² dx। इसे भी इंटीग्रेट करें 0 से 2। अब इसका आंसर हम बताएंगे। तो ये आ रहा है 9/2, कैलकुलेशन करें, x की पावर 5 dx, x की पावर 6/6 और 3 बाहर खड़ा है, तो x की पावर 6/2 आ जाएगा। x की पावर 6/2 0 से 2 तक प्लस, ये प्लस है 4x², तो x की पावर 3/3, तो x की पावर 3/3, ये 0 से 2 कितना जाएगा, यानी W इक्वल्स टू 9/2, ये आ जाएगा इंटू 1/2, x की पावर 6 है ना, तो 32 आ जाएगा, है ना, प्लस ये आ जाएगा 8 इंटू 4, 32/3, और ऐड कर दें, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू, से मल्टीप्लाई कर लें तो 32 इंटू 4 सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा, तो और 128/3, तो ये आ जाएगा 128/2, 64 इंटू 3, तो ये 64 इंटू 3, 192 जूल, ये आंसर आ गया ना। तो हमारा दूसरा मेथड भी काम करेगा, चाहे हम ये कोई भी मेथड से करें, लेकिन अगर हम सही चीज कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर मैच होना चाहिए। चाहे इसी क्वेश्चन को, हमारा ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में हमें किस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है। अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से स्ट्राइक कर रहा है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम बहुत ही कम कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। और सीधे सीधे हम वर्क निकालने गए तो फिर हमें पहले एक्सेलरेशन, फिर फोर्स पता करो, फिर F.dx करो, तो इतना काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन आंसर वही आएगा। तो जैसा बताया था 192 जूल। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बॉल ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 एंड फोर्स ऑफ कांस्टेंट, यानी के दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x मीटर। हाँ, कंप्रेशन नहीं पूछ रहा है, कंप्रेस्ड स्ट्रिंग का कंप्रेशन के बाद उसका लेंथ क्या है ये पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें। तो एक x की वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो ये एक बार कोशिश करें, ट्राई करें आंसर करने का। ये क्वेश्चन देखें, अब इसे सॉल्व करें तो आवाज आ रही है ना, ओके।
तो ए बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8। माने ये स्प्रिंग है, यहां पे रखा हुआ है, और यहां पे बॉल ऑफ मास, ऐसा कह ले, ये बॉल है, इसका मास है 4 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये v है, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है, कोलाइड किया विद ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8, द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग। अब इसमें देखें तो ये स्मूथ है, इसका मतलब एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम डायरेक्टली आ सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। डायरेक्टली हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे आके बात कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियली पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखना सिखाया था, अभी दोबारा बता दूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू -12 kx² था, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में इसका निगेटिव यानी 12 kx²। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस वर्क डन का निगेटिव कर दिया पोटेंशियल एनर्जी। ये हम याद रखते हैं ना, ये पहले भी हमने प्रूव किया है, और फिर ये है ना निगेटिव ऑफ वर्क डन, तो कुछ ऐसा। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना है? इनिशियली स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड है, अपने नेचुरल लेंथ में है, इसलिए इसका वर्क डन कितना है मतलब इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है 1/2, मास है 4 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो भी है 1/2 k, और अगर इसका कंप्रेशन है y, क्योंकि लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग x दे रखा है, तो हम कंप्रेशन मान लेते हैं y को हमने माना कंप्रेशन, है ना, तो 1/2 k² प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, क्योंकि फाइनली ये रुक जा रहा है, ये ब्लॉक रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। अब इसे सॉल्व कर ले, इसका मतलब 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 200 इक्वल्स टू 1/2 इंटू k इज 100, तो ये 50y², इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 का रूट यानी 2 मीटर। अच्छा, कंप्रेशन अगर 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर इसे कंप्रेस कर दिया गया, बाद में स्प्रिंग ऐसा रह गया, ये चीज यहां आके इसकी वेलोसिटी अब 0 हो गई, तो ये लेंथ ये लेंथ को हमने y बोला हुआ है, तो ये x कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ लेंथ, तो टोटल लेंथ 8 माइनस कंप्रेस्ड लेंथ 2, तो ये आ जाएगा आंसर, अपना आंसर लिखेंगे 8 माइनस 2 दैट इज 6, हमारा आंसर होगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन पे हम इसे ट्राई करें, मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये बल्कि दो मेथड से सॉल्व किया, तो उसी से मिलता जुलता अगर एक क्वेश्चन फिर से पूछा जाए कि बताना है a force acts on a 2 kg object so that the position is given as function of time, वहां position as a function of x दे रखा था, यहां position as a function of time दिया है, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। what is work done in the first 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में वर्क डन हमें पता करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं। 30 सेकेंड का टाइम है, फटाफट सॉल्व करेंगे।
चलें तो फिर से ये क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में x लिखा हुआ है 3t² + 5। इसका मतलब वेलोसिटी हम इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं dx/dt, और ये आ जाएगा 6t। इसका मतलब हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनिशियल है 0, क्योंकि t = 0 की बात है, एंड वेलोसिटी फाइनल है 5। यहां पुट कर दें तो ये आ जाएगा 30। दो बातें पता लग गया। वर्क डन पूछ रहा था, तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ m × v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो फिर वर्क डन ½ m है कितना 2, तो यहां पे 2 पुट कर दें, इनटू v फाइनल यानी 30 का स्क्वायर माइनस 0, तो 30 का स्क्वायर 900, तो ये आंसर आ जाना चाहिए 900 जूल। जैसा कि हमने कहा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? तो एक और मेथड देखें, तो ये वेलोसिटी पता किया, यहां से ही आते और एक्सीलरेशन लिखते तो ये आ जाता dv/dt। इसका मतलब एक्सीलरेशन आता 6 मीटर/सेकंड², यानी एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज 1/2 इनटू, अच्छा मास भी है 2 है ना, तो 2 × 6 यानी 12 न्यूटन आ गया। अब ये कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हम कहें डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसमें t = 5 रख दें तो 3 × 5 का स्क्वायर, तो x फाइनल आ गया माइनस +5 माइनस x इनिशियल, t = 0 रख दें तो ये आ जाएगा 80। तो यहां से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा सॉरी, यहां पे हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक रख लिया कि 3 × यहां लिखना चाहिए 3 × 0 का स्क्वायर +5 ना, तो x = x इनिशियल जो है 0 पे ये 5 है, तो 80 नहीं, ये आ जाएगा 75 मीटर। तो फिर हम देन वर्क डन इक्वल्स टू Fs, F है 12 × 75, तो ये आ जाएगा है ना 900। तो इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं दो अलग अलग मेथड से। तो कैलकुलेशन बस सही रखें, आंसर मिल जाएगा हमें, जैसे हम चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन हमें देखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ समय पहले नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को खुद ही पढ़ के अटेम्प्ट करेंगे। 1 मिनट का मैंने वापस समय दिया, इसे सॉल्व करेंगे।
हम ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे। बोल रहा है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, यहां से s हाइट से एक पार्टिकल को u इक्वल्स टू 0 यानी रिलीज कर दिया गया एट सर्टेन हाइट। कुछ यहां आके मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। यहां आके इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये h इक्वल्स टू, अगर इसे मैं बोलूं x, इसे मैं बोलूं x, या हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इसे ही अगर मैं h बोल दूं तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट आ जाएगा s माइनस h, ऐसा। तो यहां पे बोल रहा है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जैसे जैसे नीचे गिरा, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से 3 टाइम्स है। इसका मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से लिखते हैं। यहां काइनेटिक एनर्जी यानी mg जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, यानी कितना mg इंटू s माइनस h इक्वल्स टू हाफ mv², ऐसा। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। बोल रहा है एट दिस हाइट, यानी यहां काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स, यानी हाफ mv² जो है ये यहां के पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh से mgh यहां का पोटेंशियल एनर्जी यहां से 3 टाइम्स है। यानी इसको 3 टाइम्स कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हम ज्यादा कैलकुलेशन में भी इजी थोड़ा रखते हैं, हाफ mv² को mgs माइनस h लिख देते हैं। तो mg इंटू s माइनस h इक्वल्स टू 3mgh। mg और mg को हम कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा s माइनस h इक्वल्स टू 3h, यानी h इक्वल्स टू s/4। तो ये पूछा है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट तो s/4 आ जाएगा जो 3 ऑप्शंस में है। फिर आगे भी पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट r। तो यहां पे स्पीड क्या होगी ये पूछी है। तो दूसरा चीज, तो हम ऐसा कह रहे हैं हाफ mv² इक्वल्स टू mg इंटू s माइनस h। m और m कैंसिल, यानी v²/2 इक्वल्स टू g इंटू s माइनस h। तो s माइनस या s/4, हाँ, तो ये आ जाएगा 3gs/4। इसका मतलब v² इक्वल्स टू 3gs/2। तो v कितना हो जाएगा, 3gs/2 का रूट, यानी ऑप्शन 4। कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। तो हम एक और क्वेश्चन ध्यान दें, एक और क्वेश्चन पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर ले आऊं, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कि a ball is released from a height h। ठीक है, यहां से u इक्वल्स टू 0 से रिलीज किया गया। फिर इट्स स्पीड just before hitting the ground, just before
हीटिंग द ग्राउंड इज रूट GH, then find work done by air resistance. ठीक है, एयर रेसिस्टेंस फोर्स का वर्क डन यहां बताया गया कि इसकी वेलोसिटी रूट v इक्वल्स टू है, इसकी वेलोसिटी यहां v इक्वल्स टू रूट GH है। तो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। ये सवाल कैसे सॉल्व करें। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें। हम देखें इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। जब ये यहां होगा तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ एक एयर रेसिस्टेंस का फोर्स लग रहा है ना। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, हमेशा रेसिस्टेंस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो वो फोर्स भी हमने कंसीडर कर लिया। तो अब हमें लिखना चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसे बस सॉल्व करने की बात है, तो सॉल्व करें। वर्क डन बाय ग्रेविटी, h हाइट नीचे आया, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये प्लस mgh, ये इस फोर्स का एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन निगेटिव होगा, तो माइनस f इंटू एच। इस क्वेश्चन में ऐसा भी लिखना चाहिए, कंसीडर रेसिस्टिव फोर्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तब जाके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कांस्टेंट है तो F इंटू एच, लेकिन रेसिस्टिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इसलिए माइनस साइन, इक्वल्स टू हाफ m इंटू v फाइनल का स्क्वायर यानी रूट GH का स्क्वायर माइनस v इनिशियल यानी 0, यानी mgh माइनस fh इक्वल्स टू mgh बाय 2, यानी fh इक्वल्स टू mgh बाय 2। तो f कितना आ जाएगा, h और h कैंसिल, ये आ जाएगा f इक्वल्स टू mg बाय 2, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का आधा फोर्स रेसिस्टिव फोर्स होगा। तो या FH ही हमें पता करना था, तो mgh बाय 2, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स माइनस mgh। तो मैं यहीं पे कह सकता था वर्क डन बाय F इक्वल्स टू माइनस FH यानी माइनस mgh बाय 2, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम पेपर डिस्कस करेंगे। होपफुली मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एक टेस्ट है, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।